नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी का स्वागत है संस्कृतायनम के मंच पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनवरत रूप से एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय आहार विहार की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपरा के बारे में बताने का। और इसमें अनवरत रूप से संस्कृतायनम से जुड़े हुए आप सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। अतः आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। हम सब एक कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से हम श्रेष्ठताओं के नजदीक पहुंच सकें, उन श्रेष्ठ मार्गों पर अपने आप को चला सकें जिसके माध्यम से हम एक बेहतर जीवन और उस बेहतर जीवन के पश्चात उस मोक्ष पद तक, उस ईश्वर के सानिध्य तक पहुंच सके। और ऐसी ही शुभकामनाएं, ऐसी ही आकांक्षा को लिया हुआ है यह विश्वानि देव वाला मंत्र। और इसी मंत्र के साथ हम आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनवरत रूप से डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया के व्याख्यान हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। आहार और विहार के बारे में हमें उस समस्त जानकारी से ओतप्रोत बना रहे हैं जो कि वर्तमान जीवन के लिए आवश्यक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आते हैं और इन पंच महाभूतों से बना हुआ है हमारा यह शरीर। इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई है यह समस्त सृष्टि। और जब हम बात करते हैं इन पंच महाभूतों की, तो इन पंच महाभूतों को अपने शरीर से जोड़ने का, अपने शरीर में धारण करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में एक प्रश्न खड़ा होता होगा। और आयुर्वेद के मनीषियों के द्वारा, आयुर्वेद के महर्षियों के द्वारा इसी बात को परिपुष्ट किया गया था कि वात, पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं जो कि हम सभी के शरीर में विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस सृष्टि में विद्यमान समस्त ऊर्जा के तत्वों को धारण करें, उसी प्रकार से यह भी आवश्यक है कि वे ऊर्जा के तत्व किसी भी तरीके से दूषित ना हो। और यह शारीरिक संरचना के बारे में जानने के लिए आयुर्वेद का एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसके माध्यम से समस्त आयुर्वेद का विशाल वटवृक्ष हमें संपन्न, पुष्पित और पल्लवित होता हुआ दिखाई दिया। इसी आयुर्वेद के रहस्य को संक्षेप में समझने का आज हम सभी प्रयास करेंगे। आज का विषय आप सभी के सम्मुख आ रहा है और विषय है पंच तत्व तथा वात, पित्त एवं कफ दोष। और इसे प्रस्तुत करने के लिए हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि रसायन शास्त्र विज्ञानी हैं और साथ ही खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न विचारों और विभिन्न पहलुओं को हम सभी के सम्मुख लगातार रखती हुई आई हैं। अतः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया का कि आप पधारें और आज के विषय से हम सभी को लाभान्वित करें। नमस्कार सभी श्रोतागण जो जुड़े हैं, उन सभी का आभार। ये संवाद मुझे लग रहा था कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ आग्रह ऐसा रहा कि नहीं, इस विषय पर भी थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, तो एक प्रयास किया है। हालांकि यह जो विषय है, ये इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं वे और आगे आपको
लाभ देते रहेंगे, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता इसमें है और रहेगी। ये क्योंकि मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, इसलिए इसे समझने की एक लालसा सभी के मन में रहती है। क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जब हम अपने वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं, अपने जीवन की बात करते हैं, तो ये अपने आप ही ऐसा लगता है कि उसके बारे में जो कुछ हम अपने आसपास सुनते रहते हैं बहुतायत से, उसका कुछ परिचय, कम से कम परिचय तो हमें होना ही चाहिए। तो इस दिशा में एक छोटा सा परिचय देने के लिए ये एक प्रयास है। इसमें हम केवल अपने जीवन के स्वरूप को और स्वस्थ जीवन से जुड़े हुए स्वरूप के कुछ लक्षण और जो उसके संकेत होते हैं, मात्र हम उन्हीं तक बात करेंगे। क्योंकि हमारा विषय जो है वो आहार से जुड़ा है, तो आहार इन दोषों के लिए किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं, ये थोड़ा सा समझते हुए हम अपने विषय को थोड़ा सा ही संक्षेप में समझेंगे यहाँ पर। जब वो दूषित हो गया और फिर हम रोगी हो गए, और रोगी होकर जब उपचार की आवश्यकता आई, तब हमारे पास जो विषय है वो आयुर्वेदाचार्यों के पास चला जाता है, डॉक्टर्स और चिकित्सक के पास चला जाता है। तो वहां तक पहुंचने से पहले हमें अपने स्वस्थ जीवन के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए, बस वहां तक की बात हम आज अपने इस चर्चा में थोड़ा सा संक्षेप में परिचय की तरह से हम इस चीज को लेंगे, और उसका एक परिचय प्राप्त करने की एक छोटी सी कोशिश हम देखते हैं कि कितनी सफल हो पाती है। क्योंकि इसमें बहुत अधिक केमिस्ट्री और बहुत अधिक और दूसरे विषय नहीं है, ये जीवन से संबंधित विषय है। और मुझे लगता है कि सभी का जीवन जो है वो इस विषय को समझने के लिए, हम सभी इसमें हमारी कोई ना कोई रुचि जरूर रही होगी। क्योंकि थोड़ी रुचि मेरी भी है, इसलिए इसका थोड़ा सा अध्ययन मैंने किया है, और ये मात्र उसी अध्ययन का के बाद एक छोटा सा प्रयास है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, जो कुछ हमने अभी तक चर्चा की, हमने जाना कि भोजन ही, जो हमारा आहार है, वही औषधि की तरह से कार्य करता है। तो चरक और सुश्रुत दोनों ऋषियों ने जो हमें आयुर्वेद दिया है, उसमें जो आयुर्वेद है वह निरोगी और स्वस्थ आयु के लिए लिखा गया वेद है। यानी जो आहार और विहार हमारे कैसे होने चाहिए कि हम एक लंबी स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकें। वो कब होगी? जब हम अपने शरीर को निरोगी रख पाएंगे। और वो निरोगी हम किस प्रकार से रख पाएंगे? जब हम उसके बारे में कुछ मूल जानकारी रखते होंगे, तभी हम वो प्रयास कर पाएंगे जिससे हम उसमें कोई रोग आने ना दें। तो जब हम रोग को समझेंगे, उसके लक्षणों को समझेंगे, अपने शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं से उनको जोड़ पाएंगे और अपने आहार से उसको जोड़ पाएंगे, तभी हम समग्र रूप में स्वस्थ जीवन को समझ पाने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, तो हम शुरू होता है हमारा कि हम अपने रोग के बारे में उन्हें विस्तार से बताएं, तब वो उस रोग के निवारण के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन वो रोग होने ना दें, इसके लिए हम उससे पहले अपने शरीर का विश्लेषण करते रहें समय समय पर। यदि हम अभी रोगी नहीं हैं, तो हम समय समय पर अपने शरीर का कुछ कुछ विश्लेषण हम करते रहें लक्षणों के आधार पर, और कोशिश करें कि वो विषाक्तता जो हमें रोग देकर जा रही है हमारे शरीर में, उससे हम दूर होने की कोशिश करें। मुझे लगता है कुछ समय में ये अगर हम समझते हुए अपने आहार को ग्रहण करेंगे, अपने विहार को रखेंगे, अपने आचरण को रखेंगे, वो सारी सावधानियां जो हमें समझ में आएंगी कि इस बैलेंस को किस प्रकार से इम्बैलेंस करते हैं, तो वो हम उन सब चीजों से थोड़ा सा सावधानी से हम अपने आगे के जीवन को बचा पाएंगे रोगों से, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जितने भी प्राणियों के शरीर हैं, जैसा हमने सुना है कि वह पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? ये
हम सभी जानते हैं आकाश कहा जाता है उसे, वायु जो हमारे आसपास बहुतायत से है, अग्नि, अग्नि का स्वरूप हम सूर्य मान सकते हैं जहां से हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जल जो पृथ्वी पर 70% से भी अधिक है, महासागरों के रूप में, नदियों और तालाबों के रूप में, वर्षा के रूप में, और पृथ्वी जो ये धरती माँ है जो हमें हमारा अन्न, भोजन, आहार, पौधे, वनस्पति सभी के रूप में उस सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित करके हम तक उपलब्ध कराती है। तो इन सभी ऊर्जाओं के अलग अलग माध्यमों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जितने भी तत्व, 105 तत्व हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, हमारे शरीर में भी वे सभी माइक्रो क्वांटिटीज में उपलब्ध रहते हैं, बने हैं, हमारा शरीर उन्हीं से निर्मित है, और वे इन्हीं पांचों अवयवों में वह मिलता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से मिलकर इन्हें पंच तत्व कहा गया, और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को सरल करते हुए ऋषियों मुनियों ने इनको 3 भागों में विभक्त किया। तो 3 भाग जिन्हें हम दोष के रूप में जानते हैं, वात, पित्त और कफ। दोष तो ये बाद में बनते हैं, सबसे पहले जो हमारा शरीर है वह वात, पित्त और कफ से निर्मित होता है। यानी ये जो 5 तत्व हैं, इनको सरलता के लिए सामान्य जन समझ पाए, इस बात को समझाने के लिए ये 3 जो अवयव हैं उनके अंदर इनको बांटा गया। वात कहा गया आकाश और वायु के दोनों प्रकार मिलकर वात बनाते हैं। हमारे शरीर का वह हिस्सा जो आकाश और वायु से निर्मित होता है उसे कहा गया वात। अग्नि और जल, अग्नि बहुत तेज गर्म होती है और जल जब उसके साथ मिलता है तो वह भी वाष्प रूप धारण कर लेता है, तो वह भी गर्म हो जाता है। तो जो पित्त है वह निर्मित होता है अग्नि और जल तत्व से, और कफ जो है वह जल और पृथ्वी तत्व का मिश्रण कहा गया। तो वात, पित्त और कफ क्या हैं? ये इन 5 तत्वों से निर्मित कॉम्बिनेशंस हैं जो जिनसे हमारा शरीर बना है, और इन तीनों का संतुलन, यानी इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में सदैव रहना चाहिए। और उसका जो सीधा सीधा अगर हम आकलन करें तो यदि हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अपने दैनिक दिनचर्या के सभी काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, यदि हमारी सोच सकारात्मक है, हम अपने अंदर ऊर्जा का संचार पाते हैं, हम अपनी सभी क्रियाएं बिल्कुल निश्चित नियमित समय पर, हमारे सारे जो तंत्र हैं वह अगर समय पर अपना अपना काम कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि हमारा शरीर में इन सभी तत्वों का बैलेंस है। यानी वात, पित्त, कफ जो है वो हमारे शरीर में सही मात्रा में संतुलित अवस्था में उपस्थित है। कफ जो है उससे हमारा शरीर बनता है। पित्त जो है वो मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारे शरीर में सिक्रीशंस हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितना भी सिक्रीशन है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, वो सभी तरह के जो रस हैं वो जो हैं उन्हें स्थूल रूप में हम पित्त मानते हैं। और वात हम जिसे मानते हैं हमारी सारी क्रियाएं, यानी जितनी भी गतिविधियां, हमारा चलना, हमारा घूमना, उठना, बैठना, कोई भी क्रिया करना, समझना, बुद्धि, ये जो भी कुछ हम अपनी क्रिया करते हैं, देखना, ये सभी कुछ वात से संबंधित है। तो अगर ये सभी प्रकार की चीजें हमारे शरीर में सही तरह से कार्यरत हैं, हमारे शरीर में अगर ये सभी का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है और हम अपने मन में प्रसन्न चित्त हैं, हमें नींद पूरी आती है, हम तरोताजा उठते हैं, हम अपना कार्य समय पर कर पाते हैं, नियमित हैं, हमें किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ये सब चीजें हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में उपस्थित हैं।
किंतु अगर हमारे शरीर में इनमें से किसी में भी असंतुलन उपस्थित होता है, हमारे आहार के माध्यम से, केवल आहार ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अनावश्यक तनाव इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी अनियमित गतिविधियां, अनियंत्रित गतिविधियां, ज्यादा देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, नियम जो प्रकृति ने बनाए हैं उनके विरुद्ध हम आहार अगर ग्रहण करते हैं, जब हमें खाना है तब हम नहीं खा रहे, जब हमें नहीं खाना तब हम खा रहे हैं, ऋतु के अनुसार ना खाना, यानी सीजन के अनुसार ना खाना, गर्मी में हम अलग तरह से हमें हमारा भोजन बताया गया है, सर्दी में हमारा भोजन अलग तरह से बताया गया है, वर्षा काल में कई चीजें मना की गई हैं, बसंत में अलग तरह से भोजन किया जाना होता है। तो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें, विरुद्ध आहार हैं उसमें, निषिद्ध आहार हैं उसमें, इसके साथ ये नहीं लेना, इसके साथ वो नहीं लेना। तो इन सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है, और वो इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। वो कैसे प्राप्त होगा और इनके कारण क्या हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम वात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो वात है ये, जैसा हमने देखा है इसे, क्योंकि आकाश और वायु से मिलकर बना है। तो हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम देखें कि इसमें आकाश तो निष्क्रिय है, स्पेस जिसे हम कहते हैं, आकाश तत्व जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मांड से हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो लगभग निष्क्रिय, स्थिर, निर्वात जिसे हम कहते हैं, वहां कोई हलचल नहीं है। लेकिन जो वायु है वह सक्रिय है, यानी बहुत अधिक क्रियाशील है। तो इसके गुण कैसे होने चाहिए? हमारे शरीर में जितनी भी गतियां हैं वो सभी वायु रूप, यानी वायु तत्व के कारण है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो वायु के गुण हैं वह क्या गुण है कि वह गति करती है, मोबाइल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, वायु हमेशा बहती रहती है। तो ये तत्व जो है वो क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ड्राई होती है, जो वायु है उसका एक गुण है कि वो सूखापन लिए हुए होती है, ड्राई एयर। हमारे जो आसपास है, ठंडक, उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडक देने वाला होता है। विसरण यानी डिस्पर्जन, वह एक जगह से दूसरी जगह विसरित होती है। परिवर्तन, वो परिवर्तित भी होती है, अधिक है कहीं कम है। इस प्रकार से जो गुण हैं, वात तत्व के जो गुण हैं हमारे शरीर में, उनको हम वायु के समान मान सकते हैं और हम उन पर फोकस कर सकते हैं कि ये इनमें किस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे शरीर में जो जो चीजें हैं वो उनसे किस तरह से जुड़ती हैं। तो एक जो गुण है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी वात की, उनको हम एक बार यहाँ पर हमने सूक्ष्म से देखते हैं। पित्त की क्या प्रॉपर्टी होंगी? पित्त जो है वो किससे मिलकर बना है? अग्नि और जल, अग्नि और जल। तो हम देख सकते हैं कि अग्नि और जल दोनों के मिलने से तो पित्त के गुण कैसे होंगे? अग्नि के समान अधिक होंगे, क्योंकि जल भी जो है अगर अग्नि के साथ मिलता है तो वह भी गर्म हो जाता है। जल का जो भाग है वह अग्नि से मिलकर भी गर्म हो जाता है। तो प्रधानता किसकी होगी? अग्नि गुण की प्रधानता होगी। और अग्नि में क्या गुण है वो अगर हम समझते हैं तो अग्नि जलन, यानी उसका टेम्परेचर जो है हाई है, तो हमें हमारे शरीर में जब पित्त का गुण अगर बढ़ता है तो वो जलन का आभास हमारे हथेलियों में, तलवों में, अलग अलग आंखों में जलन जैसा आभास हमें होगा। रंग, यानी हम देखते हैं पित्त जो है वो अग्नि में रंग होता है, तो पित्त भी लाल रंग, काला रंग, भूरा रंग, यानी जो स्त्राव हैं उनके रंग अलग अलग होंगे और उनसे हम पहचान पाएंगे कि पित्त जो है वो दूषित है या नहीं है। तो रंग में परिवर्तन,
किसी भी प्रकार का, अगर जो नॉर्मल रंग है किसी भी चीज का तो वो ठीक है, लेकिन अगर रंग बदल रहा है तो हम वहां से देख सकते हैं कि इस तत्व की प्रधानता हो रही है। पिघलना, फैलना, अग्नि जो है वो क्योंकि टेम्परेचर देती है तो वो फैलना, ये इसका एक गुण है। और दुर्गंध, यानी कोई ना कोई उसमें गंध होगी, उसके साथ जब कुछ भी चीज मिलेगी, तो चाहे हमारे सांस में दुर्गंध हो या हमारे पसीने में दुर्गंध हो या गंध हो किसी भी प्रकार की, तो वहां से हम उसे जोड़ सकते हैं कि जो पित्त अगर हमारा दूषित है तो वहां पर कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनमें उनका परिवर्तन हम नोट कर सकते हैं। कफ जो है यह जल और पृथ्वी, कफ के जो गुण हैं वह जल और पृथ्वी इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम देख सकते हैं कि जल और मिट्टी मिलकर किस दलदल के समान जो चीज बनती है, तो ये इसमें जो गुण होंगे वो किस प्रकार के गुण होंगे कि ये चिपचिपाहट होगा। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी चिपचिपाहट बढ़ रही है, चिकनाई जैसा कुछ, ठंडक अधिक बढ़ रही है, भारीपन, जड़ता, तो ये सभी जो गुण हैं, ये गुण किनसे जुड़ते हैं, जो वहां से हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा दोष जो है, कौन सा जो तत्व है वह दूषित हो रहा है। तो ये हमें पहले तो 5 तत्वों को समझना है, उन 5 तत्वों से इन 3 तत्वों को जोड़ते हुए समझना है। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर हमें कंसंट्रेट और फोकस करना है कि हमारे शरीर की कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इन तत्वों से संचालित होती हैं या संधारित होती हैं, और फिर हम उनके अंदर आने वाले परिवर्तनों को गहराई से जब हम नोट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे शरीर में इन तीनों में से कौन सी चीज कैसे असंतुलित हो रही है। तो संतुलित तो हमने देखा क्या है, स्वस्थ मानव शरीर जिसमें 5 तत्व पूरी तरह से संतुलित हैं। लेकिन असंतुलन शुरू होता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हम रोग लेकर पैदा नहीं हुए हैं, तब हमारा शरीर निरोगी था, हम एक अच्छे स्वस्थ शरीर के को लिए हुए थे, और हम जब तक बचपन था तब तक हमारा भागना, दौड़ना, कूदना, हमारे पूरे व्यायाम, हमारा दैनिक दिनचर्या, हमारा उसमें गाना, मनोरंजन, हंसना, खेलना, नृत्य, सारी चीजें शामिल थी। एक निश्चल मन था हमारा जिस पर किसी प्रकार का कोई पाप, कोई तनाव, कोई भार, कोई जिम्मेदारी और इन सब चीजों से हम दूर थे, निश्चल हमारा मन था। तो हमारा संपूर्ण विकास हुआ बिना किसी रोग के, और हम अपने एक शरीर को हमने बड़ा किया। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे हमारे तनाव बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी क्रिया विधियां अलग होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे काम के तरीके अलग हो जाते हैं, और उसमें हम अपने व्यवसाय चुनते हैं या अपना जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या रहती है किसी भी कारण से, तो उसमें वहां से विकार शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा भोजन बदलता है, हमारा समय बदलता है, हमारे दैनिक दिनचर्या बदलती है, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारा व्यवहार, आहार विहार, आचरण, ये सब कुछ हमारा बदलता चला जाता है, और मानसिक और भौतिक स्थितियां भी बदलती हैं। तो मानसिक रूप से अब हम वैसे नहीं हैं जैसे हम बचपन में थे। हम बड़े होने के बाद कुछ अलग प्रकार से हमारा व्यवहार हो जाता है, अलग प्रकार से हमारी जरूरतें हो जाती हैं, अलग प्रकार से हमारा दैनिक दिनचर्या हो जाती है। तो उन सब चीजों को जोड़ते हुए आज हमें अपने स्वास्थ्य की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ रुककर अगर हम चिंता करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों साल पहले, 5-6 हजार साल पहले जब इन वेदों की इन ग्रंथों की रचना की थी, उस समय किस प्रकार का भोजन यहाँ पर उपलब्ध था। इसमें लगभग लगभग आज भी जितने कृषि उत्पाद हैं उन सभी के बारे में इसमें वर्णन हमें मिलता है। मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, वायु तत्व के बारे में, जिनसे हमारा शरीर बना है, तब भी बना था, आज भी बना है। ये सारे दोष तब भी थे, आज भी हैं। हमारा भोजन तब भी वही था, आज भी वही है। कृषि हमारी तब भी वही थी, आज भी वही है। तो इतने हजारों साल पहले भी ये सब कुछ लिखा गया और इनका कितना गहन अध्ययन उस समय रहा होगा और कितनी दूरदृष्टि उनकी रही होगी कि आज के संदर्भ में भी आज हमें 6,000-8,000 साल पुरानी चीजों को जब हम जोड़ के देखते हैं तो वो बहुत ही वैज्ञानिक नजर आती हैं हमें, और बहुत उनका संदर्भ आज भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट है। उनका रोल आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा उस समय पर था। इतनी लंबी यात्रा बीच की, जिसमें हम कहें कि उस समय कोई औद्योगिकरण नहीं था, जब ये ग्रंथ रचे गए उस समय कोई उद्योग नहीं था, कृत्रिम भोजन नहीं था, किसी प्रकार का बाजार नहीं था, कोई और दूसरी अनावश्यक चीजें नहीं थी, केवल मानव था, उसका स्वास्थ्य था, उसकी आयु थी, उसके रोग थे, उनका निवारण था, चिकित्सा थी, और उन व्याधियों को ठीक करने के लिए ये ग्रंथों की रचना हुई। जबकि हमारा आहार पूर्णतया शुद्ध था, ये उस समय रचे गए। जबकि आहार में किसी प्रकार की विसंगति उस समय पर होने की ना तो संभावना थी, जिसे हम किसे मिलावट कहते हैं, उस समय मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई चीज रही होगी जिसे हम आज हमने बात की, आर्टिफिशियल शुगर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एजेंट्स, ये कलर, वो जो भोजन ही नहीं है, 0 कैलोरी है, ऊर्जा तो देता ही नहीं है, ऐसी ऐसी हजारों चीजों से बाजार भरा हुआ है। तो आज के संदर्भ में हम बीमार हो रहे हैं तो समझ आता है, लेकिन ये सब चर्चाएं तब की हैं जब इनमें से कुछ भी नहीं था। तो कितनी वैज्ञानिकता इनकी रही होगी, क्योंकि मानव का शरीर तो तब भी वही था, आज भी वही है। जिसके लिए इसकी रचना हुई वह मूलभूत पंच तत्वों से बना हुआ प्राणी मात्र का शरीर वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो उसके बारे में हमें समझना, मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, और समझने के लिए एक प्रयास हमें करना चाहिए। महर्षि चरक के अनुसार उन्होंने लगभग 80 रोगों के बारे में बताया है, प्रमुखता से बताया है। 80 रोग, लगभग और भी बहुत से रोग होंगे, लेकिन ये 80 वह रोग हैं जो तब भी थे, आज भी हैं। और उन्होंने जो कहा वो कहा कि 70% रोग जो हैं वह वात के कारण होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो समझना है, क्योंकि 70% रोग, 80 कुल रोग हैं और उनमें से 70% रोग जो हैं वो मात्र वात के इम्बैलेंस होने के कारण हो रहे हैं। तो हम अगर वात को साध लेंगे और समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में वात इम्बैलेंस हो रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण वात दूषित हो रहा है, और अगर हम उसे साध लेंगे तो हम 70% रोगों को रोक लेंगे। और ये जो वात अगर हमने रोक लिया तो पित्त का दोष इसके बाद आता है, और जब पित्त दूषित होता है उसके बाद कफ का दोष आता है। तो बहुत कम रोग बचते हैं जो कफ के दूषित होने से होते हैं, उससे थोड़े अधिक रोग पित्त के दूषित होने से होते हैं, और सर्वाधिक रोग जो हैं वो वात के दूषित होने से होते हैं। तो जो हमें समझने वाली बात है कि वात जो है क्या है, वो हमने समझा। वात तत्व क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो गतियां हो रही हैं, जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या की गतियां हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का कोई दोष आता है तो हम समझ जाएं कि हमारा वात तत्व जो है वह दूषित हो रहा है। तो सबसे पहले 90% जो दर्द हैं वह वात के कारण होते हैं। अब हम अगर फोकस करें अपने
शरीर पर, तो एक एज के बाद, देखिए चोट लगी और दर्द हुआ तो वो एक अलग कारण होता है, कोई और कारण हो गया उसका दर्द है तो वो एक अलग अलग बात है। लेकिन ऐसे ही अगर हमें दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में पेन है, हमारे कहीं और शरीर में पेट में दर्द है, कहीं और दर्द है, तो हम उसे अवॉइड ना करें, हम उसे समझने का कारण कोशिश करें, उसके निवारण को भी हम अपने भोजन से ठीक करने की कोशिश करें, हम वो आहार छोड़ दें जिनके कारण जो वो दर्द को पैदा करने का कारण बन रहे हैं। तो यहीं से हमारा पहला विश्लेषण शुरू होता है कि हम देखें, क्योंकि जो जितने भी प्रकार के दर्द अगर हमारे शरीर में कहीं भी हैं तो उसमें से 90% वात के दूषित होने के कारण है। तो हमें इसे समझना बहुत आवश्यक है। फिर इसको नियंत्रित करना है, तो वो नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अब उसके क्या उपाय हैं और कैसे करना है, ये फिर आगे जो डॉक्टर्स के फील्ड हो जाते हैं वो एक अलग डायरेक्शन चला जाता है। हम यहाँ पर समझने के स्तर पर बात कर रहे हैं, तो एक अध्ययन से जितना हमें समझ में आता है हम उतनी बात को समझना हम यहाँ पे एक प्रयास है। शुरुआत कैसे होती है वात के दूषित होने की? तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर हो कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठें और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको नोट कर लें, तो आपको थोड़ा बाद में भी एनालिसिस में इजी होगा। क्योंकि मेन चीज ये है कि लिटरेचर बहुत ज्यादा सब जगह पे सुलभ नहीं होता, हालांकि बहुत लिखा गया होगा, बहुत ही हर तरफ उपलब्ध भी होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ पुस्तकें खरीद सकते हैं जहां पर आपको इनके बारे में डिटेल मिल सकती है, और कोशिश ये की जाएगी कि इसी मंच से आगे आयुर्वेदाचार्यों से भी आपका परिचय हो, जो आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाए, या जैसे भी इस विषय को हम आगे चर्चा में लेकर जाएंगे। लेकिन हम इन चीजों को नोट करके रखें अपने पास कि अगर इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण हमें हमारे शरीर में पकड़ में आता है, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में वात दूषित हो रहा है। तो ऐसी वस्तुएं हमारे आहार के माध्यम से हम दूर कर दें जिससे वो वात दूषित होता है। ऐसे हम व्यायाम शुरू कर दें अपने डे टू डे, उसमें योग के माध्यम से, और दूसरे जितनी भी तरह के एरोबिक्स हैं, कोई और तरह की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप करते हैं, उससे कि हम किसी तरह से उसको बैलेंस कर लें। हम जितनी जल्दी अपने वात को बैलेंस कर लेंगे अपने भोजन के माध्यम से, अपने व्यायाम के माध्यम से और जल के माध्यम से, हम उसको किसी भी तरह से अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, गर्म जल पीकर, जो भी हमने 2 4 5 उसके उपाय देखे हैं, आगे कुछ और भी उपाय होंगे, तो इन सब चीजों को ऊपर हमको ध्यान देना है। हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। किसी प्रकार की गैस डकार के रूप में या किसी भी और रूप में हमारे शरीर में अगर बनती है, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे आहार में कुछ ऐसा है जो हमें गैस कर रहा है, तो अपने खाने में से उसको हमें एक्सक्लूड करना है। तो ऐसे बहुत से एक समय के बाद चीजें होती हैं जिन्हें आपका शरीर पचा नहीं पाता है, या वो गैस फॉर्म करती हैं, या उसका समय गलत होता है, या उसका स्थान गलत होता है। तो हमें देखना है, जो ऋषि मुनि हमें कह के गए हैं, हमें सीजनल चीजें खानी। हम गलत समय पे गलत आहार खाएंगे, अगर हम रात के समय राजमा खा रहे हैं, या हम चने खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, या गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, पराठे या पूड़ी खा रहे हैं, या हम कुछ ऐसा तला हुआ खा रहे हैं रात के समय, तो निश्चित हमें गैस होने ही वाली है, क्योंकि उसका समय निर्धारित है। जब सुबह हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से सक्षम है काम करने में, सभी तरह के स्त्राव हमारे शरीर में सुबह के समय होते हैं, तो हम ऐसा कोई भी भोजन लेना है उसके लिए जो सही समय है वह सुबह का समय होगा। तो अगर हम उसको रात को ले रहे हैं तो भी वह हमें तकलीफ देगा। तो ये शुरुआत है, हमें इसको अवॉइड नहीं करना है, हमें इन चीजों को नोट करके रखना है और अपने आहार विहार में हम परिवर्तन हमें करना ही है।
अगर हम चाहते हैं अपना स्वस्थ जीवन, तो एसिडिटी होती है या नहीं होती, होती है तो कितनी होती है, कब होती है, क्यों होती है, किसके कारण होती है, और हम उसे कैसे ठीक करेंगे, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो क्या आहार ऐसा है जो हमें वह वात देता है, और वह वात के कारण ही है, तो हमारे शरीर में वात उत्पन्न ना हो ऐसा आहार हमें करना है। तो हमें देखना है, उसमें से चुनना है और उसको हटाना है, अपने भोजन में से उस पार्ट को हटाना है जो हमें यह देता है। तो जॉइंट्स में अगर किसी प्रकार का पेन हमें महसूस होता है, कहीं पर भी अगर हमें कहीं पेन महसूस होता है, सिर में माइग्रेन है, किसी भी प्रकार का पेट में अफारा है, अगर हमारे बॉडी में ड्राइनेस है, स्किन की डिजीज हो रही है हमें किसी भी प्रकार की, अगर हमें खुजली हो रही है किसी भी प्रकार की, अगर हमें चक्कर आते हैं, गैस के कारण आते हैं चक्कर, हमें वात हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसके कारण आते हैं चक्कर, तो हमें उसको वीकनेस रहती है, थकान जैसा हमें फील होता है, हमारा जो स्टेमिना है वो खत्म हो रहा है, हम जिस ताजगी से हम उठते थे, हम उस ताजगी से नहीं उठते हैं। तो ये प्रारंभिक लक्षण है जहां पर हम उसे पकड़ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो किस तरफ जा रहा है। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते, तो ये ही छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी बड़ी चीजों में बदलती हैं, कि आगे जो नाम लिखे हैं, डराने वाले नाम हैं, आप देख सकते हैं, संधिवात, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डोलाइटिस, शियाटिका, नींद नहीं आना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, किडनी स्टोन, कैटरैक्ट, माइग्रेन, पैरालिसिस, पार्किंसन, अस्थमा, सोरायसिस और मेंटल डिजीजेस। तो अगर हम इनमें से छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये लगातार अगर हमारी बॉडी में बनी रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन लगातार हमारी बॉडी में बनता है और हम उसे ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, गैस, एसिडिटी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बॉडी में, जॉइंट के पेन, माइग्रेन या किसी भी और तरह का पेन हम कैरी करते हैं और बहुत दूर तक उसके साथ में जाने की एक हैबिट बना लेते हैं, क्योंकि हम एक दवाई ले लेते हैं, उसे सबसाइड कर देते हैं और हम कल फिर तैयार हो जाते हैं। तो हमने जो किया वो क्या किया, हम केवल सप्रेस कर रहे हैं सिम्टम्स को। हमें ऐसा नहीं करना। जो हमारा आयुर्वेद कहता है वो कहता है सिम्टम्स को ट्रीट करना है और उन्हें उनके रूट कॉज को खत्म करना है, और वो रूट कॉज आपके आहार में आता है, और वो आपके तत्वों से मिलता है जिससे आपका शरीर बना है। तो आयुर्वेद जोड़ता है किसको किससे, रोग को लक्षण से, लक्षण आपके शरीर से, शरीर में पंचतत्व तत्वों का बैलेंस, और फिर प्रकृति। तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो ये एक साइकिल है, पंच तत्व से हम उत्पन्न हुए, पंच तत्व में हम विलीन होंगे, और वही तत्वों का संतुलन बनाए रखना एक अच्छे जीवन के लिए, कि हमें एक अच्छा निरोगी लंबी आयु प्राप्त हो। इस चक्र को हमको समझने की गहरी आवश्यकता है। तो कुछ जो चीजें हैं, वात का संबंध मन से है, क्योंकि जैसे वात या वायु जिससे वह मेन बना है वह चंचल है, उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल है। तो हम जानते हैं कि ये जो मन है इसको अगर हम नियंत्रित कर लेंगे तो वात भी नियंत्रित हो सकता है। तो मन का नियंत्रण कैसे, तो नियंत्रण पर हम अभी और बात करेंगे। पहले हम वात विकृत अगर हमारे शरीर में हो चुका है,
और दोष विक्रय हो चुका है बात का, तो हम देखते हैं कि हमारे और क्या क्या लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। अनियमितता, यानी हम कोई भी चीज नियम से नहीं कर पाएंगे, रैंडमनेस होगी उसमें, कभी हमने ये किया, कभी हमने वो किया, हमने चाहा ऐसा करेंगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे फिर हम कुछ और करेंगे। तो जो स्थिरता जिसे कहते हैं, फोकसिंग जिसे कहते हैं, वो चीज थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अतिवादिता, बहुत अधिक सोना या बहुत कम सोना, या कोई भी चीज किसी भी एक्सट्रीम पे हमको होने लगेगी, तो हम देख सकते हैं मूड हमारे जो है वो स्विंग होंगे। कोई भी और दूसरी तरह की चीज, बहुत अधिक आप मोटा होने लगेंगे या आप बहुत अधिक पतले होने लगेंगे, कुछ भी चीज जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जाने लगेगी। अनस्टेबिलिटी, इसी प्रकार से जैसे अगर आप बैठे भी हैं तो आप बहुत देर तक एक आसन में नहीं बैठ सकते, तो आप पैर हिलाने लगेंगे या आप कोई ना कोई मूवमेंट आपका रहेगा। तो ये अभी हमको देखना है कि अगर हम स्थिर नहीं रह पाते हैं थोड़ी ज्यादा देर तक किसी भी एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। ड्राइनेस अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में, अगर हमारी मेमोरी लॉस हो रहा है, भूलना शुरू कर रहे हैं हम, अगर किसी भी तरह के पेन को अगर हम कहीं पर हमारी बॉडी में हम फील करते हैं रैंडमली, कभी भी कहीं भी, एक्यूट या कैसा भी, गैस अगर हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बनती है, तो अगर हमें खुजली किसी भी प्रकार से कहीं पर भी ज्यादा होती है, तो जैसे ठीक है मच्छर ने काटा, आपने सरसों का तेल लगा लिया या आपने कुछ और वो कर लिया, तो वो बंद हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बार बार आपको किसी एक जगह पर कुछ खुजली जैसा आपको लगता है, दैट मीन्स बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है आपका। और वो ज्यादातर ये कहा जाता है नमक ज्यादा हो जाता है, तब भी वो स्टार्टिंग है सोराइसिस की या किसी भी और दूसरे स्किन डिजीज की। तो हमको ये थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या हमारी बॉडी में हम चेंजेस जो हैं वो करते हैं, हम उस चीज को वो लेते हैं। अचानक से कहीं हम देखते हैं कुछ हो जाता है, जैसे क्रैम्प आ गया, अचानक से क्रैम्पिंग हो गई, चलते 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 एकदम से कभी तलवे में आ गया या कभी हमारे पिंडली में आ गया या हाथ में आ गया, कहीं पर कहीं ना कहीं क्रैम्पिंग आपको हो जाती है। स्टिफनेस, अगर हम देखते हैं कि आपके जॉइंट्स जो हैं उठने में, बैठने में या अचानक से किसी मूवमेंट में आप उसमें पेन किसी तरह का महसूस करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा फियर में या आप डर गए हैं या आप कभी क्रोध में हैं या आप एकदम से उठे हैं, तो आपको शिवरिंग होती है। मतलब मीन्स कोई भी चीज एक्सेस अगर आपकी बॉडी में कोई एकदम से इमोशनल वेविंग आती है, तो आपको कंपकपी आती है या वीकनेस जैसा आपको फील होता है। तो हम ये इनको कोरिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये कंसंट्रेट और फोकस करने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में जो वात है वह इम्बैलेंस होने शुरू हुआ है। तो स्टार्टिंग हम अगर इनको पकड़ लेंगे अपने जो बॉडी के सिम्टम्स हैं उनको, तो मुझे लगता है कि हम बच पाएंगे। तो हमें वहीं से अपने आहार पर फोकस करके, अपने व्यायाम पर फोकस करके, और जो दूसरी चीजें हमें बताई जाती हैं अपने आसपास, हम कई जनों से सुनते भी होंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, कई तरह के नुस्खे हमारे यहाँ तो बड़े आम प्रचलित हैं, कोई भी सुझाव दे देता है, किसी भी एक जने से आप पूछिए वो 10 बात तो बता ही देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनमें से बहुत सारे साइंटिफिक होते हैं, हम तर्क वितर्क करें एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि बहुत हजारों सालों से वो कहे जा रहे हैं, लिखित में चाहे कहीं हो या ना हो, लेकिन हमने हमारे घर में बड़ों से बूढ़ों से हमने सुना है, जब बड़े बूढ़े उनके जोड़ों में दर्द होता है तो वे खटाई छोड़ देते हैं। आप देखिए अगर एक समय के बाद उनके जोड़ों में, जैसे एक उम्र होती है और उस एजिंग के बाद इनमें से कई चीजें आने लगती हैं, और वो तो एज फैक्टर है, लेकिन अगर यंग एज में ये सब चीजें आने लगे तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता है।
एक एज के बाद आपको 70 साल के बाद या 80 साल के बाद आपको अकड़न हो रही है, या आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, या आपको पच नहीं रहा है, या गैस हो रही है, या कुछ गलत खाने से एसिडिटी हो रही है, वो एक अलग बात है, आप थक रहे हैं। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, अगर आप, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए शरीर को, तब अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को कैरी करते हैं, तो फिर वहां पर हमको थोड़ा सा अपने शरीर को समझने की आवश्यकता है। और आवश्यकता है कि हम अपने आहार विहार की चिंता करें, अपने एक्सरसाइज, अपना जो नियमित है उसको हम करें, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनको हम थोड़ा सा सुने, और अपने आदतों को हम थोड़ा सा नियंत्रित करें। तो इसके बाद जब हमने लक्षण देखे, तो अब हम देखते हैं कि इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें हमें कहीं पर भी अपने लक्षणों में पकड़ में आती हैं कि हमारे शरीर में ऐसा चेंज हो रहा है, या हमारी बॉडी में इस तरह का कोई चेंज हो रहा है, तो हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं किन किन चीजों से जो हमारे आसपास बहुतायत से हैं। हम खाने में कहीं ना कहीं कुछ गलत खा रहे हैं, गलत समय पर हो सकता है, वो गलत ऋतु में हो सकता है, वो गलत स्थान पर हो सकता है, वो तो उसके कई रूप हैं। गलत खान पान में बहुत सारी चीजें कंसीडर हमको करनी पड़ेंगी। तो एक तो हमने देखा कि सही क्या खाना है, कैसे खाना है, जो ऋतु के अनुसार हो, जो नेचुरली ग्रोन हो, मोटा मोटा जो हम सुन समझ सकते हैं, जो ताजा हो, जो हमने बनाया हो, जो हमारे आसपास स्थानीय चीज जगह से आता हो, और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। अगर हम रोज ताजा बनाकर खाते हैं, मोटे ग्रेन्स, जो भी हमारा रूटीन का खाना है, उसमें अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। स्ट्रेस जो है वो हमें नौकरी का हो सकता है, अपने व्यवसाय का हो सकता है, अपने आदतों का हो सकता है, दैनिक दिनचर्या में पारिवारिक परिस्थितियों का हो सकता है, जिम्मेदारियों का हो सकता है। कई प्रकार के स्ट्रेस हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम उस तनाव को किसी भी तरह से दूर रखें, बैलेंस करें। चाहे हम आधा घंटा मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, बाहर घूमें, म्यूजिक सुने, डांस कर सकते हैं, हॉबी हमारी कोई है तो हम वो कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं शाम के समय, हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम अपने जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, वो रिलैक्स हो, तनाव से रहित हो, हमें नींद आए। रात को तलवों में सरसों के तेल की मालिश करके सोएं, हमारी बहुत थकान उससे दूर हो जाती है, बहुत सारे तनाव उससे दूर हो जाते हैं। एक गहरी नींद अगर आप सुबह लेकर उठते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी उस रात में समाप्त हो जाती हैं। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इन सब से हम बचें। पॉल्यूशन उसका कारण हो सकता है। एसी बहुत ज्यादा देर तक बंद कमरों में बिना ऑक्सीजन के, वेंटिलेशन के, जो बंद कमरों में हम एसी में बहुत देर तक रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस और वो प्रदूषित वायु जिसे हम कहें, जिसमें किसी तरह का कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो ये सब भी हमें वात को विकृति देने के कारण हो सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ खाना यानी बासी खाना, ताजा नहीं बना है, सुबह का हम कई दिनों में खा रहे हैं, हम डीप फ्रीज में रख के उसे दोबारा से गर्म करके और खा रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। अगर हम एक चीज को एक बार रखा है हमने, तो उसको जितनी जल्दी हम खा सकते हैं उतना जल्दी खा लें, उसे बहुत लंबा दूर तक रखकर और उसे देरी से ना खाएं, वो आपके वात को विकृत ही करेगा। और टीवी द्वारा अनावश्यक कल्पनाएं कई बार ऐसा होता है कि हम हाइपोथेटिकल बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं जो रियलिटी नहीं है। चाहे वो सीरियल्स देखकर, चाहे टेलीविजन देखकर, कुछ घटनाएं देखकर, या कोई मूवी या पिक्चर देखकर, या कुछ ऐसे हॉरर शो, या कोई और दूसरी ऐसी चीजें, कुछ भी और देखकर, जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, जो सारा हाइपोथेटिकल है, जो कहीं पर भी रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविकता से नहीं जुड़ता, और उस वास्तविकता में अगर वो जुड़ता भी है तो आपकी कोई भूमिका नहीं है, आप उसमें ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं, और अनावश्यक आप अपने तनाव ले रहे हैं, मानसिक रूप में आप उसमें इन्वॉल्व हो गए और आप सोचे जा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं सकते।
या तो ये है कि आपकी कोई भूमिका है और आपको सोचना है कि मुझे इसमें ये भूमिका निभानी है और मुझे इस तरह से इस चीज को सीधा सही करना है, तब आपकी वो कल्पना सही है। लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व होकर एक काल्पनिक दुनिया में जाकर और एक, तो ये सब चीजें भी बात को विकृत करती हैं। तो वही बात है, अपने मानसिक जो विचार हैं उनको नियंत्रित करना। वायु की तरह वह चंचल हैं और आपका मन भी चंचल है, विचार भी चंचल हैं, और वह चंचलता आपको विकृति देगी। तो बहुत अधिक विचारों का चंचल होना विकृति की तरफ जाता है, तो उनको नियंत्रित हमें करना है। अब थोड़े बहुत कुछ उपायों की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, मोटे मोटे, जो हम सभी करते भी होंगे और जान भी सकते हैं। वज्रासन, जब वात अगर किसी भी तरह से आपको महसूस होता है कि भोजन में कुछ आपने गलत खाया है या ऐसा कुछ आपके आहार में चला गया है, तो हम कोशिश करें हम वज्रासन पे कुछ देर बैठ पाए। तो वो वात को रिलीज करने के लिए वज्रासन, और कुछ और भी आसन है जो पर्टिकुलर आसन है, इससे हम सुबह कर सकते हैं। उत्तान पाद आसन है और कई प्रकार के जो आसन हैं जिनमें ये आपका पवन मुक्तासन है। ये किसी भी तरह से जो वात है वह आपकी विकृत ना हो। तेल मालिश, जैसा मैंने बताया, रात को तलवों पर आप कर सकते हैं। दिन में अगर आपके जॉइंट्स में पेन रह रहा है, जहां पर भी पेन है वहां पर आप तेल की मालिश करें। सरसों का तेल, जैतून का, नारियल का, कोई भी तेल हो सकता है। तो ये जो तेल की मालिश है ये खुश्की को खत्म करता है। जो ड्राइनेस है, जो हमने देखा कि एक गुण है वात का, तो वो ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए, तो उसको हम तेल से शमित करेंगे। तो वो जो दोष है, वो दोष जो है उसको हमें हटाना है, तो हम तेल मालिश कर सकते हैं। गरम जल हम पी सकते हैं। हमने पहले भी देखा था, सुबह उठकर अगर हम 2 ग्लास, 1 ग्लास, जितना भी हमारी वो है, अगर हम सबसे पहले गरम जल पीते हैं, और दिन में कई बार अगर हम कोशिश करते हैं गरम जल को खड़े होकर घूंट घूंट करके पीना, यानी जल को खाना और भोजन को चबा चबा कर खाते हुए पीना। तो जैसा हमारे यहाँ कहा गया कि भोजन को तो पीना चाहिए और जल को खाना चाहिए, तो जल को धीमे धीमे ग्रहण करना चाहिए, होठ लगाकर, नीचे बैठकर, एक एक घूंट करके। अगर हम खड़े होकर ऊपर से जल को पीते हैं और वह भी ठंडा और वह भी फ्रिज का, तो निश्चित मानिए कि आपका वात विकृत होने ही वाला है, जोड़ों में दर्द होने ही वाला है, और आपके भविष्य की सबसे पहली जो डिजीज है वह घुटनों का दर्द होगा। सर्दी में हम जो गर्म चीजें हैं वो खा सकते हैं। दाना मेथी है, उड़द है, बाजरा है, तिल, सरसों का तेल है, अजवाइन है, मेवे हैं, जो भी ये बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कोई भी हमें इसके बारे में बता सकता है। तो ये क्या करना है वो एक अलग विषय है, कारण क्या है और लक्षण क्या है, हम इन पर ज्यादा बात करेंगे। तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें थोड़ा सा और इसमें समझने की आवश्यकता है। हम क्या करें, तो सबसे, जैसा मैंने कहा, मन को हमें नियंत्रित करना है और सीधी हवा से बचना है। सीधी हवा मतलब बहुत तेज पंखे की हवा, बहुत तेज कूलर की हवा। अगर हम इनमें सीधा सीधा बैठते हैं तो हम सीधे इसमें ना बैठें। और अगर फिर भी अगर हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं बैठना ही पड़ेगा, कोई और चला रहा है और आपको बैठना है, या कहीं आप गए हैं तो आपको बैठना है, तो हम चादर ओढ़ सकते हैं, हम अपने सिर को ढक सकते हैं, अपने कानों को हम कवर करके रखें। सीधी हवा कान और नाक, मुंह पर सीधी हवा नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर पुराने उसमें अगर हम देखें, सिर ढकने का एक रिवाज था। चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, किसी ना किसी तरह से, वो पगड़ी के माध्यम से, टोपी के माध्यम से, मफलर के माध्यम से, गमछे के माध्यम से, जो भी हैं वो सीधे कभी भी अपने शरीर पर सीधी हवा और सीधी धूप नहीं पड़ने देते थे। तो कानों को और सिर को हमें कवर करके रखना है, हवा से बचाकर और सीधी तपिश और धूप से बचाकर।
तो ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत आवश्यक है, बहुत उसकी आवश्यकता है। जो खुला हम सब कुछ अभी बहुत तेज हवा की आदत हो गई है सभी को, तो ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। और इनको हम ठीक करने के लिए हम जो सुबह के अपने 4 घंटे हैं हम उनको प्लान करें। सुबह का जो दैनिक दिनचर्या है सुबह सुबह की, कम से कम उनको हम व्यवस्थित तरीके से रोज नियम से करने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि हम अनियमित हो रहे हैं या हम नियमित हो रहे हैं। यानी उसमें हम थोड़ी देर अपनी एक्सरसाइज भी, अपना जो भी नियम, उसको जैसे भी हमने प्लान किया है, जैसा भी हम सुबह के 3-4 घंटे कब हम उठेंगे और कैसे हम करेंगे और उसमें क्या क्या आवश्यक है, कैसे कैसे हमें उसको लेना है आगे। तो सुबह 4 घंटे तक हम थोड़ा सा ध्यान दें। और सबसे पहले हम कभी भी चाय नहीं पिए, सबसे पहले हमें पानी पीना है। गर्म पानी 1 या 2 ग्लास जो भी हम ले सकते हैं, उसके बाद हम कोई और दूसरी चीज लें। तो ये कुछ छोटे छोटे वो हैं। और कोई आसन हम 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट हम लगाकर कोशिश करें कि क्या हम उसमें बैठ सकते हैं क्या। चाहे वो सुखासन हो, वज्रासन हो, आलती पालती मार के बैठना हो, किसी भी तरह से बिना हिले डुले, बिना उसके, जितनी देर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं आप, या कोई और अनुलोम विलोम, कपाल भाती, कोई और तरह की जो भी आप एक्सरसाइज बैठ के करते हैं या खड़े होके करते हैं, तो ऐसा कुछ जो भी हम 15-20 मिनट हम एक आसन में बैठ पाते हैं क्या। तो यहां से हमें थोड़ा सा अपनी स्थिरता और उसके लिए हमें पता चलेगा। ठंड, ठंड से हमें बचना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे खाना खाया उसके बाद हम ठंडा पानी पी लें, तो ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर हमने खाना खाया है तो हम आधा कप या आधा ग्लास गर्म पानी पिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हमको थोड़ा देखना है कि सर्दियों में हम गुनगुना पानी पिए, और गर्मियों में हम भोजन के थोड़ी देर बाद परिवर्तन जो भी हमारे आसपास हो रहा है, यानी एक चीज से अगर हम दूसरी चीज में जा रहे हैं, कोई तरह का परिवर्तन है, जैसे हम सोकर उठे हैं तो ये एक परिवर्तन है। हम पूरी रात सो रहे थे और सुबह हम उठे, तो वो एक परिवर्तन है। तो वो उस समय पे हमें ठंडा पानी नहीं पीना है। हम बहुत तेज धूप में से वापस हम आए, और अगर हमें वापस धूप में जाना है तो हमने थोड़ा पानी पी लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ठंडक में आ गए हैं, घर में आ गए हैं, तो हम थोड़ा रुकें। तो एकदम से अगर हम कोई भी परिवर्तन होता है बॉडी में, या हमने कोई भी चीज एक ऐसी की है और दूसरी हम कुछ और करने जा रहे हैं, उसके बीच में हम पानी ना पिए, थोड़ा समय हम निकाल कर फिर पानी पिए। चिकनाई बना के रखें हम, यानी तेल की मालिश, अपने बॉडी पे तेल लगाना, नाभि में तेल लगाना, कानों में तेल डालना, नाक में घी की बूंदें डालना। तो ये चिकनाहट अपने जॉइंट्स में, अपने खुले अंगों में, अपने नाखूनों पर, अपने पैरों के तलवों पर, अपनी बॉडी पे, अगर नहाने के बाद हम एक बार तेल लगाते हैं तो बहुत सारी हमें उससे जो बीमारियां हैं वो नहीं होती, स्किन की डिजीजेस हमको नहीं होती, किसी और तरह की कोई और डिजीज। नाक में अगर हम घी डालते हैं या तेल का एक वो लगाते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन अभी हो रहे हैं, एलर्जी अगर हमें होती है, छींके अगर हमें आती हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हमारी नाक में हमें इरिटेट करते हैं, एलर्जेंट्स जो हमें छींके देते हैं, तो अगर हम नाक में सरसों के तेल की उंगली लगाते हैं, या हम नारियल का तेल लगाते हैं, या हम घी डालते हैं रात को सोते समय, तो ये जो एलर्जी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो उससे हमें छुटकारा मिलता है। और बहुत सारी और दूसरी चीजें जो हैं वो हमें बचाती हैं। तो हवा से भी हमें बचना है, यानी सिर हमें ढक के रखना है। हमें यूरिनेशन भी बैठकर करें, पानी बैठकर पिए। तो खड़े रहना, खड़े रहकर जो हमारी हैबिट हो गई है, बहुत बहुत देर तक खड़े रहकर हम कुछ काम करते रहते हैं, तो ये चीजें, ये हैबिट्स भी हमारी कुछ गलत होती जा रही हैं। तो ये हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो जो भी हमें करना है उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि कॉन्स्टिपेशन हमारी बिल्कुल हमारे शरीर में ना रहे।
अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, ये सब तो वो हैं जो हमें करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, हम इसमें से नोट कर सकते हैं कि हमारी हैबिट में क्या क्या है जो हम गलत करते हैं, तो कोशिश करें कि हम उनको ना करें। अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी बैलेंस रहे, अगर हम चाहते हैं हम हेल्दी रहें, अगर हम चाहते हैं कि इसमें ये जो बैलेंस है इन सब तीनों का, वात पित्त कफ का, और उसमें से सबसे पहले वात का, क्योंकि वात अगर बिगड़ेगा तो बाकी दोनों चीजें बिगड़ने ही वाली हैं, और उसके बाद पीछे पीछे और सारी बीमारियां आने ही वाली हैं। तो बेटर है कि हम यहीं पर अपने आप को बैलेंस कर लें और अपने आप को ठीक कर लें। कोई भी परिवर्तन के बाद पानी ना पिए, जैसा अभी कहा कि बाहर से मान लीजिए हम आए हैं, सोकर अगर हम उठे हैं, अगर हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो हम ठंडा पानी पानी बार बार ऐसा ऐसा हम कुछ नहीं करें, बार बार ना खाएं, यानी उनके एक समय निश्चित कर लें। हमने हमने नाश्ता किया है, उसके बाद हम भोजन करेंगे और उसके बाद हम वापस भोजन करेंगे, तो उसके बीच में यानी 2-3 घंटे के बाद ही हम कुछ खाएं। ये जो हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर हमारा मान लीजिए हैबिट है, कई बार होती है, कई लोगों की होती है कि हर थोड़ी देर में मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मुंह में रहता है, तो ये हैबिट ठीक नहीं है। खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना है, रूखा, बासी और ठंडा, और इंडस्ट्री केवल यही खाना देती है। तो हमें देखना है कि जो आर्टिफिशियल है, जो बाहर से आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल है, वो हमारी हैबिट ना बन जाए, वो बहुत बार रिपीट नहीं हो, क्योंकि उससे हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो खराब होता है। तो वंस इन अ वाइल आपने कभी टेस्ट के लिए कभी आप गए हैं, कभी आपने कुछ किया है, तो आप उसको कैसे खाएंगे और कैसे पचाएंगे ये एक अलग आप देख सकते हैं। वो एक अनावश्यक चीज है जो हमें नहीं लेनी है, लेकिन कम से कम रोज में या अक्सर हमारी आहार जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और अगर हमें गैस हो रही है, मान लीजिए हो गई है किसी भी वजह से, तो उस समय पर हम आराम करें, बहुत ज्यादा हम एक्सर्ट नहीं करें, एक चीज आसन करें, हम जो भी करें, और उसके साथ हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, यानी जो हमारे विचार हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर भागेंगे। जब ऐसा होगा तो उस समय हम देखेंगे हम इम्बैलेंस हैं, अगर तो हम मेंटल लेवल पर भी इम्बैलेंस रहेंगे। तो हमें कोशिश करना है पहले हम मेंटली और फिर हम फिजिकली हम बैलेंस में आए, तो उसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो हम कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो निश्चित ही हम इस पर विजय प्राप्त भी कर पाएंगे। तो रात को बहुत देर तक जागना, जैसे कई बार बच्चे हैबिट बना लेते हैं कि देर तक पढ़ना है, सुबह तो कोई मजबूरी है, कुछ समय है, भाई 2-4 महीने की बात है, एग्जाम है बच्चों का या कुछ है, तो लेकिन रूटीन में ये हैबिट हमारी ना हो। और जो भी हमारे नेचुरल फोर्सेस हैं बॉडी के, उनको हम रोकें नहीं। तो अगर यूरिनेशन जाना है तो जाना है, अगर हमें कोई और तरह का वॉमिट आ रही है या कोई भी और दूसरी चीज है तो हमें रोकना नहीं है। स्वेटिंग अगर हो रही है हमें तो स्वेटिंग होने देनी है, ऐसा नहीं है कि हम उसे पंखे में आ गए और एसी में आ गए और फिर हमने उसको रोक दिया। अभी बहुत बीमारियां सिर्फ इसलिए हैं कि हमें स्वेटिंग ही नहीं होती है, क्योंकि हम होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम फिजिकल तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बैठे भी हैं कहीं पर तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि स्वेट हमें पसीना ना आए, तो वो भी चीज अच्छी नहीं है। हमें थोड़ा पसीना आना भी जरूरी है, उसके लिए चाहे हम फिजिकल करें, चाहे हम अपने शरीर को कहीं गर्म स्थान पर रखें, चाहे हम उसको जैसे भी ट्रीट करें, क्योंकि बॉडी की टॉक्सिसिटी भी निकलना बहुत जरूरी है और पसीना उसका एक माध्यम है। तो ये जो शरीर का टॉक्सिक वो है, शरीर अपनी प्रक्रिया के दौरान वो निकालता रहता है, लेकिन हम उसे रोके ना। एक्सक्रीशंस जितनी भी तरह के हमारी बॉडी में होते हैं उनको एक्सक्रीट होने दें, उसे ना रोकें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस की हैं, इनमें से हमें कुछ समझ में आया होगा और कुछ चीजें हमारे लिए उपयोगी रही होंगी। तो यहाँ अब हम इसको
जी मैम, बिल्कुल आप धन्यवाद बताएं बहुत-बहुत। कैसे समझ हाँ, में नहीं, कितना आया? नहीं मैम, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत ही आवश्यक भी हैं, ध्यान के लायक भी हैं। और आज वाद दोष के बारे में मूल रूप से बात की गई, और जितने भी दर्शक हैं वे भी लिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सेशन, आई एम सो वंडर हाउ कम देयर इज लेस पीपल। और बिल्कुल धन्यवाद, वेरी इंफॉर्मेटिव, इस तरह की सब बातें वहां पर उन्होंने बताई हैं, कही है। तो जीवनोपयोगी जानकारी है निश्चित रूप से यह, और इसके बारे में जानना और समझना बहुत आवश्यक है। एक तो बस सामान्य से प्रश्न है, उनको हम लोग एक बार ले लेते हैं मैम। और एक प्रश्न है डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव मैम का, आप उनसे परिचित हैं और वे अनवरत रूप से इन व्याख्यानों को सुनती रही हैं। और उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो कुछ संतुलित भोजन की कोई अवधारणा, हम उसको कुछ आ, मान सकते हैं? नहीं, उसमें अवधारणा में तो ये है कि उसे बहुत बैलेंस डाइट वो है जिसमें छह पूरे हमारे जो छह रस हैं, छह रस में बांटा है हमारे आयुर्वेद को, और मतलब हमारे भोजन को। और उनमें हम देखते हैं कि उसमें मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, चरपरा और कसैला, ये जो सभी प्रकार के रस हैं हमारे भोजन में, ये सभी प्रकार के रस होने आवश्यक हैं। अब ये इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और ये किस किस में पाए जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि मीठा जो है वो हमारा जितने भी प्रकार के जो नेचुरल फल हैं उन सभी में ये होता है। आप गुड़ कहें, खजूर कहें, अंगूर कहें, जो भी हमारे मीठे फल हैं वो सभी में मिठास आपको मिलती है। गेहूं वगैरह में भी वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसे हम आज के उसमें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो जिसमें हल्की सी मिठास भी हो। तो मीठे को उसमें एक रस तो मीठा माना गया, दूसरा रस उसमें खट्टा माना गया। तो खट्टे में हम आंवला, नींबू, इमली, अनार खट्टा, दही, ये किसी भी प्रकार का कोई एक खटाई जो भी हमारे भोजन में अक्सर होती है, चटनी के रूप में, अचार के रूप में, नींबू के रूप में, दाल में हम उसे निचोड़ के खाते हैं, कैसे भी करके हमारे भोजन में वो भी होती है। तो जो संतुलित भोजन हमारे यहाँ पे आहार के रूप में सुबह और शाम किया जाता है उसमें ये सभी चीजें होती। लवण तो अग्नि तत्व, जल और अग्नि तत्व से मिलकर, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी में तैयार होता है नमक, जिसे हम कहें कि वो सागर से तैयार होता है, जल से निकला हुआ, सूरज की रोशनी में तपाया हुआ एक तरह से, या चट्टान का जो हमारा सेंधा है या काला है, या जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, ऐसा नमक जो हमें प्रकृति ने दिया है, तो थोड़ा सा मात्रा में वह भी हो। फिर कड़वा, तो कड़वे में हम देखते हैं कि करेला है, नीम, हल्दी, पालक, जिसमें हमारे हल्दी जो है वो हमारे सभी सब्जियों के अंदर आती है। चरपरा यानी तीखा, तो हम कहें अदरक, लहसुन, हींग, मिर्च, काली मिर्च, ये सभी प्रकार का, तो ये भी हमारे भोजन का अंग होता ही है मसालों के रूप में, किसी भी रूप में, तो ये भी हमारे भोजन में होना आवश्यक है। और फिर जो कसैला जो है, ये ब्रोकली में, ककड़ी में, कमल ककड़ी में, कच्चा केला वगैरह, ये जितने भी और दूसरी चीजें हैं, तो कसैलापन, और भी आंवला वगैरह जिसमें कसैलापन होता है, कड़वापन होता है। तो ऐसा करके हमारा जो खाना है उसमें ये पूरे छह रस होने चाहिए। तो हमें उसे यहाँ पर कहा गया कि ये संतुलित भोजन है, आयुर्वेद की जो अवधारणा है उसमें। और ये भी उसमें कहा गया कि सही भोजन लेना औषधि लेने से 100 गुना अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी और गहरी बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। औषधि तक पहुंचने से पहले की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा आहार विहार और उसकी वैज्ञानिकता। तो हमारी चर्चा का जो मूल बिंदु है वो यही है कि ये जो हमारे पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, और उसमें ये जो तीनों तत्व हैं, वात, पित्त और कफ, ये दूषित ना हो तब तक ही वो हमारे नियंत्रण में है। एक बार आप व्याधि की तरफ चले गए, उसके बाद तो फिर वह विषय चिकित्सकों का हो जाता है, आयुर्वेदाचार्यों का हो जाता है और सभी का हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा नियंत्रण है, इसके बाद हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है।
बिल्कुल ठीक बात है मैम कि नियंत्रण जहाँ तक हमारे हाथ में है तभी हमें नियंत्रण ले लेना चाहिए। तो इसकी कोशिश हमें अवश्य निश्चित रूप से करनी ही चाहिए। और एक प्रश्न और है संजय कालिया जी का, और इनका प्रश्न है कि मेरा सवाल यह है कि अगर हम सबको पता है कि यह सब चीजें खाने से हमारे शरीर की बनावट, हमारा सब कुछ सेहत खराब हो सकती है, तो सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? तो सरकार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या मैम? मुझे लगता है कि अपनी सरकार हम स्वयं हैं, तो हम बिल्कुल। हमारे शरीर पर हमारा ही नियंत्रण है, तो हम पहले अपने शरीर को स्वयं नियंत्रित कर लें, उसके बाद हुँ, नियंत्रण अगर समाज मुझे लगता है सामूहिक रूप से समझ जाए और सही कदमों की तरफ जाने लगे, तो अपने आप सरकारों को और बाकी सारे व्यापार को भी उसी दिशा में मुड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात। आवश्यकता ये है कि पहले हम अपने आप को नियंत्रित करें, अपने चीज़ों को नियंत्रित करें, अपने आस-पास लोगों को हम समझा पाएँ, उन्हें समझ में आ जाए और हम इस दिशा में अपने कदम बढ़ा लें, तो सरकारें अपने आप वही उन्हें करना पड़ेगा, समाज की अगर डिमांड होगी तो। बिल्कुल सही बात है मैम, और इसमें मूल रूप से बात भी यही है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हमें कहीं पर भी यह तो नहीं कह रही कि हमें यही करना है। जी, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी वो है, स्वतंत्र हैं। हाँ, ऑप्शन हमारा है। तो हमारे ऑप्शन पास आप सारी पैथीज़ उपलब्ध हैं, और सभी पैथीज़ के सभी तरह के डॉक्टर्स, चिकित्सक भी उपलब्ध हैं, सभी तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, और हमारे घर में हमें भोजन क्या करना है, इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। तो यह स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमें मिली हुई है सरकार के माध्यम से। वहाँ पर कहीं ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको तो यही खाना होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये स्वतंत्रता अपने आप में बहुत अनमोल है, बहुत बेहतर है, और स्वतंत्रता का सही उपयोग यदि हम कर लेंगे, तो हमें किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें किसी और पर ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तो हम स्वयं ही अपने लिए सही रास्ता चुन पाएँगे, और जैसे-जैसे सही रास्ता चुनने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, तो बाकी सबके प्रयास जो होंगे, चाहे वे सरकारें हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वे अन्य संस्थान हों, अन्य उत्पादक संगठन हो, उन सबके प्रयास भी हमारे अनुकूल अपने आप बनते चले जाएँगे। जी, तो मेरा मानना तो यही है कि मैम इसके लिए प्रयास हमारी तरफ से होने बहुत ही आवश्यक हैं। जी। बिल्कुल मैम। और मैम एक प्रश्न और है, और मैं इनका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नाम अभी देख लूँगा। इन्होंने कहा है कि इस विषय से संबंधित कोई पुस्तक का नाम बताएँगे तो अच्छा होगा। जी इसके बारे में तो एक पुस्तक तो ये है भोजन पोषण एवं स्वास्थ्य का सेतु अन्नम। ये डॉक्टर वंदना इसको शिवा मैं की पुस्तक है। इसको मैं एक बार मैं अ, बड़ा कर लेता हूँ जिससे ये सबको दिख सके। एक जी मिनट एक मैम बस। हाँ, सेकंड में अ, एक बार इसको सामने स्क्रीन पे ले लीजिएगा। जी, मैं आप ही को बड़ा करता हूँ। हाँ जी, ये पुस्तक है, और पुस्तक का नाम आप देख रहे हैं भोजन पोषण एवं स्वास्थ्य का सेतु अन्नम। ये नवधान्य से प्रकाशित पुस्तक है। मैम और कुछ बताना चाहें इस पुस्तक के बारे में? ये डॉक्टर वंदना शिवा द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये आप नवधान्य के उस पे ले सकते हैं। और वैसे आयुर्वेद पे बहुत सारी और भी पुस्तकें होंगी। हम्म। ये अगर आप देखना चाहें तो ये नीचे इसमें इनका एक एड्रेस दिया हुआ है। ये navdanya@gmail.com ईमेल है और वेबसाइट है navdanya.org www.navdanya.org। .org जी मैम। मैं और आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि आप इस पुस्तक को यदि आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा अनेक पुस्तकें हैं। बाजार में इस तरह की पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने है, डॉक्टर वंदना शिवा जी, जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, और डॉक्टर रश्मि शर्मा मैडम के माध्यम से एक प्रयास और किया जाने वाला है कि एक प्रयास है कि डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच पर रहें, और उनके व्याख्यान से भी, उनके उद्बोधन से भी हम सब कृतार्थ हों। तो एक कोशिश की जाएगी, और डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम लगातार इसमें लगी हुई हैं कि डॉक्टर वंदना शिवा महोदया भी इस मंच पर अवश्य ही आए। तो इसके अलावा मैम कोई और पुस्तक जो कि आपको लगता है बतानी चाहिए, आपकी नजर में हो? जी, मुझे पता नहीं, एक पुस्तक मेरे पास और है। ये अब जी। स्वामी चेतसानंद की पुस्तक है,
सुषमा सेवा प्रकाशन, जी। ये आप नोट कर सकते हैं, सुषमा सेवा प्रकाशन। तो यहाँ आप भेजकर पता कर सकते हैं। वो इनकी भी जो वेबसाइट है वो आप नोट कर लें, www.sushmaseva.com। जी मैम, यहाँ पर लिख भी दिया है मैम ये। सुषमा सेवा जी, ये यहाँ लिखा हुआ भी है, आभार उनके लिए। तो ये पुस्तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाजार में बहुत सारी पुस्तकें होंगी जिनके बारे में ये बहुत सारा विस्तार से लिखा होगा, लेकिन मेन बात ये है कि हम उसे कितना समझ पाते हैं और अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। ये सर्वसुलभ ज्ञान है जो मुझे लगता है कि सब तरफ बिखरा हुआ है अभी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत ही ऐसी हैं जो कि हम सभी को जाननी आवश्यक है। और इसके लिए आपके सामने एक वीडियो तो आ ही चुका है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही यह वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा संस्कृतायनम के यूट्यूब चैनल पर भी। तो धीमे धीमे जो आहार विहार से संबंधित हम अनेक पुस्तकें तलाशने का प्रयास करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि यदि हमें कोई व्यक्ति समझा रहा है वीडियो के माध्यम से तो ज्यादा आसानी समझ में आएगा। तो वैसा ही एक ये प्रयास है इस समय पर, और डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया के माध्यम से आहार विहार की जो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपरा है उसी को एक वीडियोस के श्रृंखला के रूप में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इस समय। मैम शायद आप एक पुस्तक और लेकर के आई हैं? नहीं, मैंने बैटरी ऑन किया था। हाँ, अच्छा, बाकी तो फिर वो चरक और सुश्रुत हैं, तो उनमें ही पढ़ना होगा। तो वो इतना लिटरेचर और इतना डिटेल में पढ़ने की मुझे नहीं लगता सबको आवश्यकता है। कोई छोटी मोटी पुस्तक अगर आपको जो भी सुलभता से मिल जाए जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ हो, तो आप इसको और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, एक प्रश्न और आया है, और यह है कि मेरे घर में जल पात्र में चांदी के 2 कड़े स्थायी रूप से रखे हुए हैं, यह कीटाणुरोधी होने के साथ साथ किस प्रकार उपयोगी है? जी, ये आयुर्वेद में आगे जब आयुर्वेदाचार्य चर्चा करेंगे तो वह आपको और विस्तार से बताएंगे कि धातुओं की हमारे जीवन में कितनी महत्ता है। तो स्वर्ण प्राशन एक विधि है जिससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसी प्रकार से चांदी जो है ये भी एक बहुत शुद्ध धातु है और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधकता देती है। तो पुराने समय में चांदी और सोने के पात्रों में जो भोजन राजा महाराजा करते थे, तो उसी की एक परंपरा हमारे यहाँ जो बताई गई कि ये जो चांदी है और जो सोना है, इसके जो पात्र होते हैं ये अति शुद्ध, और आपके शरीर में जो माइक्रो क्वांटिटीज में चांदी और सोना की आवश्यकता रहती है तत्वों की, तो वह अणु परमाणु रूप में ये इसमें अगर हम जल को हम कहें कि उसे जल में अगर हम ये डालते हैं तो, या इनके पात्रों में अगर हम भोजन लेते हैं तो एक अलग ऊर्जा का हमें संचार मिलता है, और ये कीटाणुरोधी भी होती हैं। तो दोनों ही चीजें इसमें पूरी होती हैं। हमारे शरीर में जो इसकी आवश्यकता है वह भी तत्व रूप में पूरी होती है, और जो कीटाणु को खत्म करने की इनकी जो अपनी क्षमता है वह भी पूरी होती है। तो कीटाणुरोधी भी हैं और ये आवश्यक भी है हमारे शरीर में। जी बिल्कुल मैम, और यह प्रश्न था श्री लक्ष्मण शर्मा जी का, और इससे पूर्व का जो प्रश्न था वह प्रतिमा दास जी ने पूछा था। और क्योंकि यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहे हैं इसलिए मुझे नाम यहाँ पर देख करके बताने हो रहे। तो मैम कुल मिलाकर की बात यहाँ पर मूल रूप से अगर हम करें तो, क्योंकि आहार विहार अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, और आहार विहार में जहां गलती होती है वहां से हम रोग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यदि हम आहार विहार को ठीक रखें तो निश्चित रूप से हमें रोगी बनने से बचने में अत्यधिक सफलता अर्जित हो सकती है। तो जहां तक आहार और विहार की बात है, सबसे पहला ध्यान हमें इस पर देना है। और प्राचीन जो विज्ञान है या प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो आयुर्वेद के अंदर वर्णित है,
वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस समय पर अनेक चर्चाएं भी चल रही हैं कि आयुर्वेद और मेडिकल साइंस और वर्तमान विज्ञान के बारे में बात चल रही है। आयुर्वेद के बारे में अनेक चर्चाएं चल रही हैं कि यह कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। हम उतनी अधिक चर्चाओं तक नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जो आहार विहार की परंपरा या आहार विहार का जो विज्ञान है, वह विज्ञान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम जितना अधिक जान सकेंगे, उतना ही हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। हम कई बार देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं मैम, कि अभी तो परंपरा थोड़ी सी ठीक प्रचलन में आ चुकी है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हमें आहार विहार के बारे में बता दें और दवाइयों के बारे में बता दें। कई बार हम देखते हैं कि हम स्वयं भी इतना जानते नहीं है कि हम डॉक्टर साहब से पूछ सके कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर दवाइयां, चाहे वो कोई भी दवाइयां हो, डॉक्टर्स के माध्यम से हमें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आहार और विहार के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हमें उन सब चीजों के बारे में बता सके। तो इसलिए डॉक्टर्स के पास, चिकित्सकों के पास रोगी होकर के न जाना पड़े, इसके लिए पहली सीढ़ी है कि हम आहार और विहार के बारे में ठीक प्रकार से समझ सके, जान सके, और उसी का यह प्रयास है। तो मैम, सार कथन के रूप में आज इस चर्चा को समापन की ओर लेकर के चलते हैं। तो सार कथन के रूप में आज आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही मैं एक बात और कह दूं कि आज वात दोष के बारे में बात की गई है, और अगले व्याख्यान में हम पित्त और कफ दोष के बारे में बात करेंगे कि उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो दूषित ना हो, इसके लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना है। तो मैम, आज का सार कथन हम सभी के लिए। मुझे लगता है कि इतना लंबी चर्चा के बाद सबको सार के रूप में समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें किन किन बिंदुओं को अपना भोजन ग्रहण करते समय ध्यान रखना है। तो बहुत जरूरी है कि हम स्वयं को सदैव क्रियाशील बनाए रखें, सकारात्मक रखें, अपने मन को, अपने विचारों की जो चंचलता है उस पर भी नियंत्रण हम सीखें, क्योंकि वात का नियंत्रण वहीं से आता है। यदि हम मन को नियंत्रित करना, अपनी गतियों को नियंत्रित करना थोड़ा सा अगर हमने कोशिश की, तो फिर हमें अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमारे दैनिक दिनचर्या में कौन सी चीजें गलत होने जा रही हैं। तो वहां से हम अपने मन के नियंत्रण से हम शुरू करें, फिर अपनी गतियों को नियंत्रित करें, फिर अपने दैनिक दिनचर्या को सुबह 4 घंटे, जैसा कहा गया कि शुरुआत के दिनचर्या जो है वो हमारी एक नियम से हो, उसमें हम कोई ना कोई नियम का पालन करें। कुछ देर हम कुछ अपने एक आसन के अंदर बैठने में स्थिरता का आभास करें, और फिर हम गलत खान पान से हम परहेज करें। गलत क्या है इसके ऊपर हम पहले से ही 7-8 व्याख्यान अपने हो चुके हैं, जिसमें हमें अच्छे से ये बात पता भी चली है, और हमें जानना भी चाहिए कि हमारा आहार कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो उसके बारे में हम अपने आसपास से भी जितनी जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने बड़े बूढ़ों से, अपने मित्रों से, जिन जिन से भी हमने थोड़ा बहुत और जाना सुना है उनसे, और ऋतु के अनुसार हम भोजन करें, लोकल भोजन करें, जो स्थानीय उस पर उगता है, जैविक तरीके से उगता है। कोशिश हमारी ये हो हम ताजा भोजन करें, ताजा प्रकार से बनाया हुआ भोजन करें, जो हमारे पारंपरिक हैं वही हम भोजन करें। तो ये सारी चीजों को हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। निश्चित रूप से मैम, कोशिश यही है, और कोशिश यही रहनी भी चाहिए कि हम आहार और विहार की उस सांस्कृतिक विरासत को स्वयं समझें और अपने आने वाली पीढ़ियों तक उसे अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, समझ के साथ, और उसके अंदर उसमें निहित वैज्ञानिकता के साथ लेकर के चले जाएं। और यह व्याख्यान भी आप कल संस्कृतायनम के YouTube चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। तो आप में से जो भी चाहें, संस्कृतायनम के YouTube चैनल में जो प्लेलिस्ट है आहार और विहार का वैज्ञानिक
और सांस्कृतिक महत्व, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और ये सब जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस आप ही के लिए हैं। आप इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि हम जिन बातों को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ियों को वे समझ में आई हुई हों, उनके परिवार में पूर्व से ऐसी नींव स्थापित हो कि वे सभी इन सभी चर्चाओं को, इस सभी वैज्ञानिकताओं को समझते हों और उसके अनुसार जीवन को धारण कर पा रहे हों। आप सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैम डॉक्टर रश्मि शर्मा, आप आज इस कार्यक्रम में आपने जो व्याख्यान प्रदान किया, अतः आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और अब हम कल्याण मंत्र के साथ इस सभा का विसर्जन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम नमो भवतु। नमः। पुनर्मिलामः। नमस्कार एवं आभार।